सीबीएसई मेंस में देखिएगा कितने हैं 20 क्वेश्चन बायोलॉजी के आउट ऑफ 40। आगे बढ़िएगा एमपीटीएमटी 200 में से कितने क्वेश्चन हैं 100 क्वेश्चन। मतलब दैट व्हाट्स है कि इन दो एग्जाम में बायोलॉजी का वेटेज कितना है 50%। और इफ यू टॉक अबाउट आगे हम पढ़ते हैं एम्स में क्या यहां पर 50% रहा नॉट एट ऑल लगभग 1/3 से भी कम हो गया। तो सर 1/3 तो है ना जीके के कारण थोड़ा कम हो जाएगा। आगे बढ़े ये इसके पहले था या यहां पर भी देखें 50 क्वेश्चन है लेकिन इन दो सेगमेंट के एडिशनली आने से बायोलॉजी का जो वेटेज है वो 50% से कम हो चुका है। मतलब हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब हम एमपीटीएमटी और सीबीएसई पीएमटी को फेस करने जा रहे हैं तो लगभग 1 महीना पहले से और खास करके सीबीएसई पीएमटी की बात करें 1 महीना पहले से हमारा बायोलॉजी के लिए डिवोशन थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए इन कंपैरिजन टू फिजिकल केमिस्ट्री और शायद कुछ हद तक हार्ड पड़ता है। लेकिन जब हम लोग एएमपी और एम को टारगेट कर रहे हैं और खास करके हमने पहले कहा था ये बच्चे वही होंगे दो आर कमिंग इन टॉप 10 इन दैट बैच सभी को पढ़ना है महू ईओ बाय ये ना सोचें टॉप 10 का मीनिंग क्या निकलेगा तुम लोगों के लिए हैं बात सुना चुके हैं 10 में 10 ही हो जाएंगे तो हमेशा हमको ध्यान रखना मतलब इफ यू सपोज टू अगर आपके एक्सपर्ट आपको कहते हैं यू आर रियली डूइंग वेल तब जाके आप उसको फोकस करें अदरवाइज आप इन एग्जाम के बारे में अभी ना सोचें। सभी को पढ़ना है एट लास्ट अब हम लोग एक लास्ट बात करने जा रहे हैं यहाँ पर दैट इज एग्रीगेट कट ऑफ। इतनी एग्जाम समझने और सुनने के बाद में खास करके इन 4 एग्जाम की बात अपन करें जिसमें है सीबीएसई पीएमटी एमपीटीएमटी एम्स और एफएमटी इनमें आपके कट ऑफ लेवल कितना रहता है कितना स्कोर करने की हमें जरूरत है जरा ध्यान दीजिएगा। अगर 3 साल का एनालिसिस देख रहे हैं हम लोग सीबीएसई की स्क्रीनिंग एग्जाम का प्रीलिमिनरी एग्जाम का टोटल मार्क्स यहां पर 600 होते हैं तो कट ऑफ मार्क्स 2006 में आप देख रहे हैं दैट इज 294 फिर काउंट हुआ कितना हो गया 2007 में 285 एंड वी कम एट लास्ट 2008 लास्ट ईयर की बात करें दैट इज व्हाट 185 द मार्क्स कट ऑफ। अगर परसेंटेज कट ऑफ देखें तो दैट इज 49 47 31%। इससे क्या स्टेटमेंट होता है पहला तो 2006 से टिल हर साल कट ऑफ गिर रहा है। इसका क्या समझ निकाल इसका सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि एग्जाम का पैटर्न हर साल ट्विस्टेड आ रहा है क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जा रहा है। बट लेट मी रिमाइंड यू आप अगर इस साल का 2008 का प्रीलिमिनरी का पेपर देखेंगे और खास करके जिन बच्चों ने प्रीलिमिनरी एग्जाम निकाली जितना भी वो लोग स्कोर करके आए थे या जिन बच्चों ने एग्जाम को 1-2% से छूट गया उनको ध्यान आएगा कि अगर वो घर आकर दोबारा पेपर को देंगे दे विल स्कोरिंग मोर ऑलमोस्ट 5-10%। मतलब पेपर इतना भी टफ नहीं था कि हम सिलेक्ट ना हो पाए। और सबको समझ में आ रही है पेपर टफ है ठीक है लेकिन हमने आपको पहले बता दिया पेपर कोई सिंपल होता है तो पूरे देश भर के बच्चों के लिए अगर पेपर में टफ होता है तो देश भर के बच्चों के लिए मतलब द पेपर इज एक्चुअली द मोनोटोनस। आप उसमें एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के डिसाइड ना करें कि वो टफ है या वो इजी है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आपको अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी है जितना आप इसको कर सकते हैं जितना अच्छा आप कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करनी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बैठ के डिसाइड कर लेते हैं पेपर तो बहुत टफ है यार मुझे नहीं लगता 20% से ज्यादा कट ऑफ जाएगा। अरे महात्मा निकलने वाला तो समझ रहे होंगे क्या ना महात्मा बोल दिया रिप्लेस कर दिया मतलब आ गया ना भाइयों किसको आ गया नॉर्मल हाथ में तो अपने को समझ में आती है बात कि भाई आप वहां पर बैठ के कट ऑफ डिसाइड ना करें इट इज नॉट योर वर्क इट विल बी डन जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है दे विल बी डू बट आपका जो पेमेंट टारगेट है एग्जामिनेशन हॉल में दैट इज व्हाट उस एग्जाम को बेस्ट लेवल पर करने की कोशिश करें। जैसे क्लासरूम में एक बार कहा था खूब बॉटनी पढ़ी खूब जूलॉजी पढ़ी खूब फिजिक्स पढ़ी खूब केमिस्ट्री पढ़ी पेपर बहुत टफ है बहुत ही ज्यादा। सबसे पहला रिएक्शन क्या हो चलो से बैठे बैठे हो तो हाथ पांव फूल जाएंगे नहीं सर ये तो सेकंड रिएक्शन सबसे पहले बैठ के फैकल्टी को गाली बकेंगे कुछ नहीं पढ़ा ना डोंट डू दैट। सबसे पहला देखो बेटा जब तुमने साल भर में सारी क्लासेस अटेंड करी सारे सब्जेक्ट को इतनी मेहनत से अंडरस्टैंड किया अगर वो पेपर उसके बाद भी तुम्हारे लिए टफ है तो जब सोचो पास में बैठा बच्चे की क्या हालत होगी। और अगर वो टफ है तो सबके लिए टफ है अगर वो इजी है तो सबके लिए इजी है। कुछ क्लास में पहले ही बता चुके हैं कि सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा जोर से हंस दो आधी हंस दो यार वेरी गुड। वहां तो उसका रीजन क्या है कि जब उस पेपर की टफनेस को देखने के बाद आपके पड़ोस का बच्चा आपकी स्माइल देखेगा उसकी क्या हालत होगी उससे रिलेटेड एक कोटेशन अपन क्लासरूम में बात कर चुके हैं दोबारा यहाँ पे नहीं बोलेंगे पब्लिक प्लेस है समझ गए। तो वहां पर अपने को क्या ध्यान है कि भाई अपनी एक मुस्कुराहट से उस बंदे का क्या सोचना है तो मुस्कुरा रहा है
ना, उसके मन में आएगा। तो हमारा तो ऐसा करें कि एक बार और भाई ही इज व्हाट, ही इज स्टूडेंट, दैट्स ओके। वो आपके क्लासरूम में है, आपके एग्जामिनेशन हॉल में, दैट्स ओके, बट ही इज स्टिल योर कॉम्पिटिटर। हिंदी में कह लो आपका प्रतियोगी है, क्लियर? वो प्रतियोगी की अगर एक मुस्कान, आपकी एक मुस्कान उसको हराने के लिए काफी है, तो हमारे क्या 3 बार हो। बल्कि जब भी पेपर टफ आए तो कम से कम पहले 5 मिनट शांति से अपने आप को कूल करके अगले 5 मिनट सबको देख करके ही करिए। अगर उस एग्जामिनेशन हॉल में 100 बच्चे बैठे हैं और आपकी मुस्कुराहट से अगर 99 ऐसे ही मर गए, तो हमारा तो ऐसा है कि एग्जाम के बाद वापस आना, ठीक है? बात आइए, बोला जाता है कीप स्माइल ऑन योर फेस ऑलवेज, राइट? तो जब तक स्माइल फेस रखोगे आप एग्जाम के लिए हमेशा एंथुसियास्टिक रहेंगे। तो जरा लास्ट में अपन एक कट ऑफ लेवल की बात कर रहे हैं, अब मेंस के लिए। मेंस की कट ऑफ अगर 3 साल में एनालिसिस करें तो जो 200 मार्क्स का वेटेज नंबर होता है, 2006 में 94, 2007 में 98, 2008 में 111, काफी शुभ आंकड़ा है। 111 रुपए नहीं है, दिवाली दशहरा आने वाला है, थोड़ा सीरियस हो जाइए। 47, 49, 55.5, मतलब सीबीएसई प्रीलिम के ठीक उल्टा हम देखते हैं यहाँ पर कट ऑफ हर साल बढ़ रहा है। मतलब बच्चे लगातार कहीं ना कहीं अडॉप्ट होते जा रहे हैं। अपने कभी एडॉप्शन की लैंग्वेज में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करें तो बढ़ता नहीं। इसका रीजन क्या है, ध्यान समझिए। पेपर तो सर आपने कहा कि मेंस का बहुत टफ आता है, लगभग आईटी लेवल, और आप कह रहे हो यहाँ पे कट ऑफ बढ़ता है, उसका रीजन क्या ध्यान समझिएगा। पहले एक समय था जब बच्चे बहुत ज्यादा ड्रॉप लेते थे और सालों तक एग्जाम की तैयारी करते थे। ये फिर लगभग वो था जब ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी एग्जाम हुआ करती थी, बच्चे ऑब्जेक्टिव के साथ में अडॉप्ट कर लेते थे और उसको कर लेते थे। लेकिन एक बच्चा 12th के बाद जितने ड्रॉप लेता जा रहा है, और तो सीबीएसई पीएमडी का डिमार्केशन आ चुका है, यू पीपल आर नॉट सपोज्ड टू गो फॉर रादर मोर देन 3 अटेम्प्ट की बात है, एक 12th के साथ में और 2 उसके बाद। अगर 12th के साथ आप नहीं करते, आप सोचते कि भाई ये सब तो तैयारी हुई नहीं है, तो एक अटेम्प्ट बता लो, नो, देयर वोंट परमिट। 12th में आपको एक देना है, देने की इच्छा हो तो दीजिए, नहीं दीजिए, लेकिन उसके बाद में आपको केवल 2 अटेम्प्ट और एडिशनल मिलेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक बच्चा 12th स्टैंडर्ड से जैसे जैसे दूर होता जा रहा है, तो उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पीछे होती जा रही है। सभी बात समझ रही? मतलब आंसर राइटिंग को कर नहीं पा, मतलब बीइंग अ फ्रेशर, मतलब आई एम जस्ट कंसर्निंग टू द आईवाई स्टूडेंट एंड ईवाई बोथ। आप क्योंकि ईवाई की बात करें तो अभी 12th करके आए हैं और 12th वाले 12th में ही है, लेट मी रिमाइंड यू। आप अगर उसमें 60 to 70% के बीच में अच्छा टारगेट स्कोर करते हैं तो आप बहुत अच्छे रैंक के साथ में अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर जा सकते हैं। अच्छे मेडिकल कॉलेज क्यों? बोले सर आपको अक्सर बताते हैं क्लास में कि भाई वहां पे कॉलेज में एडमिशन होता वही बहुत है, अच्छे बुरे तो वहां से देखते हैं क्योंकि हमें ब्रांचेस नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कि आप एसबीसी ने आपको बोला टॉप 25 मेडिकल कॉलेज हैं, तो आप अगर लेवल ऑफ प्रिपरेशन अच्छा रखते हैं तो आपको फिर भी एलिजिबल हो कि आप एम्स में जाएं, आप एसबीसी पीएमडी के थ्रू भी जाते हैं, कुछ अच्छे कॉलेजेस जो कि देश के बहुत अच्छे नामी कॉलेजेस हैं, जॉर्ज एंड ऑल, उनमें एडमिशन भी आपके स्कूल बंद है। सभी बहुत सारी एक लास्ट चीज हम लोग और जानना चाहेंगे, एग्रीगेट कट ऑफ ऑफ अदर एग्जाम, जिनको हमने डिस्कस किया था एमपीपीएमसी एम का एग्जाम। जैसा पहले कहा था कि एमपीपीएमसी का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई लेवल का रहता है, कुछ कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में रहता है, जैसा आई मेंशन हियर 85 ± 3%, लाइक हम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। इस साल मैं बता दूं लगभग 88.87, मतलब लगभग नियर टू द 90%, मतलब यू आर नॉट परमिटेड टू मेक अ सिंगल मिस्टेक। एक मिस्टेक भी आपको नहीं करनी, अगर आप करते हो तो एग्जाम तो दूर चलेगा। एप्लीकेशन भी हमने 25 क्वेश्चन ही छोड़े थे, लेकिन 25 क्वेश्चन छोड़ने के बाद में 175 क्वेश्चन करने के बाद में वी स्कोर्ड 87.5% ओनली, दैट मींस हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो डोंट स्किप अ सिंगल क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एमपीपीएमसी। अगर वहां हम देखें एम पर एमपीपीएमसी की, तो इसमें आप देख रहे हैं लगभग कट ऑफ जो रहता है वो 60% के आसपास है। क्योंकि ये लोग कट ऑफ डिक्लेयर नहीं करते, इसलिए इसका एक्चुअल या ऑथेंटिक डाटा नहीं होता, बट जितने भी स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए हैं उनका ऐसा कहना होता है, उनसे जब भी बातचीत होती है इस तरह लोग लगभग 50% के आसपास बना के आए थे। लेकिन एक बात खास करके ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक की बात करें, अगर 50 सीट्स आर ओनली, जैसे मैंने आपको बताया, तो वहां पर अगर टॉपर बच्चे के मार्क्स आर 61, तो विल बी शॉक कि लास्ट बच्चा जो कट ऑफ लेवल लेकर आ रहा है ही विल बी स्कोरिंग अराउंड 60%, मतलब 1% के अंदर कोई दुनिया होगी। एंड दिस इज मैक्सिमम, मतलब कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट डेसिमल के अंदर ही हो जाता है, मतलब अगर टॉपर का 61 तो आप मान के चलिए 60.5 विल बी स्कोरिंग बाय द कट ऑफ, जो लास्ट बच्चा मार्क्स लेकर वो सीट होंगे 60.5, मतलब 0.5% का सबको नहीं बढ़ेगा, सभी को बढ़ा गया है। एंड एज सेम होगा ये। इन सारी बातों को जानने के बाद बेटा कंक्लूजन ये है, एग्जाम बहुत है, सीट बहुत है, वक्त है, दिल में दिमाग में पैशन है, जुनून है, जो जगह ज्वाइन करनी थी ज्वाइन कर चुके हैं,
फोकस जितना करना था उसका तरीका हम बैठ के समझ रहे हैं, लेकिन अब तो फोकस आप ही को करना है, ओरिएंटेशन आप ही को बनाना है। ये एकमात्र ऐसी एग्जाम है, एकमात्र मतलब हम एमपीपीएमटी सीबीएसई की बात नहीं कर रहे हैं, ये आपकी मोटर कॉम्पिटिशन है ना, और खास करके इंस्ट्रक्टर जो आपको अपने घर पे स्टडी टेबल पर बैठ के लड़ना है। आपका कॉम्पिटिटर तब हारेगा जब आपकी स्टडी टेबल पर रखी हुई उन किताबों को आपने ध्यान से पढ़ा होगा, उन किताबों को पढ़ने का तरीका क्या होगा, मैक्सिमम कोर्स को कवर करने का तरीका क्या होगा। ये आने वाले समय में आपको ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पर समझने आने वाली हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपको आएंगे और एक एक सब्जेक्ट बेस पर बातों बताएंगे कि बेटा किसी भी हालत में हिम्मत ना हारे, अपने आप को बनाए रखें। और बनाए रखने का सबसे पहला काम अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट या सेकंड ड्रॉपर के लिए, आपके लिए साल बहुत बहुत कीमती है। एक छोटा सा गलत डिसीजन आपके बेहतर भविष्य से आपको दूर कर देगा। ऐसे मैंने आपको कुछ कहानियां सुनाई थी, कुछ कहानियां आपकी किताबों बुकलेट के अंदर है कि आज अगर हम सबसे पहली कहानी शुरू करें, वहां पहले की हुई है डॉक्टर एस नटराजन। चलो देखिएगा, सक्सेस स्टोरी ऑफ एमिनेंट फैकल्टी की बात कर रहे हैं हम लोग। पेज नंबर 5, द फर्स्ट वन, डॉक्टर एस नटराजन। मिला बेटा सभी को? आई सर्जन या कार्डियक सर्जन? आई सर्जन। ध्यान दीजिएगा जरा, बोर्ड इधर स्पीड इधर जा रहा है, बोर्ड वापस निकल रहा है। एक ऐसा बंदा जो आंखों में आंखें डालकर बातें करता है, लेकिन कितना एक महीने में ले लेता है? 45 लाख। कुछ लोग और नीचे भी हैं जो दिल की बातें करते हैं, जैसा कि सर ने बताया था डॉक्टर त्रे कितना लेते हैं? मिनिमम 1.5 करोड़, ज्यादा नहीं। पर मंथ के पैकेट की बात बताई थी सर ने, 1.5 करोड़ अराउंड। अब ध्यान दीजिएगा, अब कॉपी छोड़ दीजिए, बुकलेट छोड़ दीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा। एक सिंपल फैक्ट वो ये है, दुनिया में पैसा है, दुनिया में नाम है, दुनिया में काम है, और आपके लिए सबसे पहले इनको अचीव करने के लिए एग्जाम है। तो बननी नहीं चल, ध्यान रखना, एक एग्जाम है, उसमें बच्चे अपियर होते हैं, हर साल होते हैं, कुछ सिलेक्ट होते हैं और मैक्सिमम नहीं होते हैं, कि हमें मालूम। बट स्टिल जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई 100 बच्चे बैठते हैं, सीबीएसई कमेटी की बात कर रहे हैं, 98 फेल होते, 2 बच्चे पास होते, तय है 100 बच्चे बैठे, तय है 98 फेल होते, तय है कि 2 ही बच्चे पास होते। लेकिन क्या तय नहीं है, वो आखिर 2 कौन होंगे? बिल्कुल भी आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और 85 वाले बच्चों के लिए तो सुनहरा भविष्य आगे आने वाले 2 साल के लिए है। बट इससे आखिर वो स्कूल के साथ इस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की जीटी के उन एग्जॉस्टिव पढ़ाई, एग्जॉस्टिव ना कहें इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, उसको आखिर हम कैसे मैटर करें, कैसे समझें, ये सब बातें आपको आने वाले समय सर लोग बताएंगे। तो कृपया ध्यान से फोकस होकर समझिए। अभी तक आपने ऑप्शन देख लिए, आपने अभी तक उसके पैकेजेस देख लिए, उन पैकेजेस तक पहुंचने के लिए एग्जाम के पैटर्न का आउटलुक देख लिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आई जस्ट प्रे टू गॉड कि यहाँ पर बैठा हुआ है सारे बच्चे एक बेहतरीन भविष्य बनाएं। आई एम नॉट सेइंग कि सभी लोग एमबीबीएस करें, ध्यान रखिएगा जो बच्चे किसी भी तरह से इतना सब कुछ करने के बाद भी इफ यू आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट एमबीबीएस और एमबीबीएस और ऑल दैट, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन करा थ्रू एंट्रेंस एग्जाम एंड डायरेक्ट एडमिशन, तो बेटा डोंट बी लेट योर डाउन सर। जिंदगी में भगवान ने कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बहुत बढ़िया छुपा के रखा हुआ है। कहा था कि भविष्य के घर में क्या छुपा है कोई नहीं जानता, उसको जन्म लेने दीजिए। भविष्य के घर में जो छुपा है आपका भविष्य, उसको जन्म लेने दीजिए। जो भी होगा बढ़िया होगा, और अच्छे लोगों के साथ में दुनिया में कभी भी बुरा नहीं होता। आई होप सभी लोग अच्छी तैयारी करें, और जो अच्छी तैयारी कर रहा है अपना काम कर रहा है, यू पीपल आर डूइंग रियली वेरी गुड जॉब। अब बहुत अच्छा काम करें, इस तैयारी का एक आनंद है। आप एग्जाम के इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, टेंशन लेना छोड़ दीजिए, क्या कट ऑफ रहता है, क्या ये सब रहता है, ठीक है पता होना जरूरी है, लेकिन प्रिपरेशन का एक अलग आनंद क्या है। मंदिरों को पाने की खुशी तो होती है, लेकिन सफर की खामोशी का आनंद कुछ अलग होता है। आप जब जिस दिन जीत जाए, जिस दिन आप लोग डॉक्टर बन जाए, आप एम्स में सेलेक्ट हो गए, बीएचयू में सेलेक्ट हो गए, सीबीएसई बहुत अच्छी रैंक लेकर सेलेक्ट हो, यू वोंट से इन योर एंटायर लाइफ आई से किसी को जाकर मैक्सिमम बार ये नहीं बताएंगे भाई मैंने इतनी रैंक लाया था, ऐसा किया, अभी बताएंगे
मैं जीडी में प्रवेश कर रहा था तो मुझे सर ने ऐसी गाली बकी थी। मैंने उस एग्जाम के अंदर देखिए जानिए एग्जाम के अंदर आपके कितने मार्क्स आपको याद नहीं आएंगे, कई बार भूल जाए, आपके रैंक में आएगा भूल जाए। नंबर ऑफ इंजीनियर्स आर सिटिंग हियर, आई पर्सनली व्हाट आई थिंक कि वो लोग आज भूल चुके उन्होंने क्या रैंक स्कोर करी थी, कितने मार्क्स एक्चुअल में आए, बट स्टिल जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनमें एक ऐसा टेस्ट जो मान लीजिए ऐसा सर ने बोल के लिया कि बेटा इसके साथ चलूंगा, और उस टेस्ट के लिए आपने जिस लेवल की प्रिपरेशन करी और उसमें जो अचीवमेंट आया, अगर आपने टॉप कर लिया या सेकंड रैंक लाया, अरे यार रात रात भर जाता था, क्या पैशन था उसमें, उस चीज की बात है। तो मंजिलों को भूल जाए, सफर का आनंद लीजिए, सफर अभी बाकी है क्योंकि पिक्चर अभी बाकी। ओके ऑल